अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज तीन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे, पीटीआई कोई एक रेफरेंस दायर करने जा रही है किसी जज के खिलाफ। क्या वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर होने जा रहा है, या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ रेफरेंस दायर होने जा रहा है? रेफरेंस दायर होगा तो उसका तरीकाकार, और क्या पीटीआई ये कामयाब हो सकती है रेफरेंस के ज़रिए किसी जज को हटाने के हवाले से? इस पे पूरा जो एक प्रोसीजर क्या है, इस पे तफसील से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे मुराद सईद के हवाले से। आपने देखा है पीटीआई के जितने भी रूपोश रहनुमा थे, चाहे वो हमाद अजहर हों, मियाँ असलम हों, या इस तरह के बाकी जितने भी हार्ड कोर जो पीटीआई के लोग थे, जो रूपोश हो गए थे 9 मई के बाद। बाकी तो सब सामने आ गए, लेकिन मुराद सईद अभी तक सामने नहीं है। वो कहाँ पे है, रूपोश हैं, क्या वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर हैं? इस पे तफसील से बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे पाकिस्तानियों का हज और उम्रे के हवाले से जो टोटल अखराजात हैं। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तानी $2 अरब हर साल उम्रे के ऊपर खर्च करते हैं, $1 अरब जो है वो हज के ऊपर खर्च करते हैं, और उसके साथ साथ $50 करोड़ जो है वो इस रिपोर्ट के मुताबिक अ, ये मुख्तलिफ ज़ियारात के ऊपर खर्च किया जाता है। जबकि इस साल जो कुर्बानी के ऊपर $2.5 अरब का खर्चा हुआ है, जो पाकिस्तानियों ने कुर्बानी खरीदने में खर्च किया है। इस पे भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कल से आपने देखा पीटीआई की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे एक नए रेफरेंस के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, और उस हवाले से ये कोई स्पेकुलेशन होती, कोई आम सोशल मीडिया यूजर्स वो कर रहे होते तो एक और बात थी। लेकिन जो इमरान खान के वकील हैं, जो कि रेगुलरली इमरान खान से मिलते हैं, इंतजार हुसैन पंजोथा, उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट किया है कि बहुत जल्दी पीटीआई कोई इस तरह का रेफरेंस दायर करने जा रही है, बड़ा अहम रेफरेंस दायर करने जा रही है, और अहम इंकशाफात सामने आने वाले हैं। तो इसके बाद कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि वो जो रेफरेंस है वो किसके खिलाफ है? क्या वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस है, या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस उमर फारूक के खिलाफ है, जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ है? क्योंकि आपने देखा है कि पीटीआई की तरफ से जितनी भी इस टाइम जो शिद्दत से इख्तलाफ किया जाता है या प्रोपेगेंडा किया जाता है, इन दो जजेस के खिलाफ शिद्दत के साथ कोई प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ। जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से आपको माजी का भी याद है कि इमरान खान की हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट की जो बिहाफ के ऊपर इमरान खान हुकूमत ने एक रेफरेंस दायर किया था, सदारती रेफरेंस दायर किया था, जिसमें उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे कि उनकी वाइफ और बच्चों के नाम के ऊपर लंदन में दो प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इन्होंने डिक्लेयर नहीं की। वो फिर आपने देखा कि उस पे एक अननोन सा कोई कंप्लेनेंट था, उसने कंप्लेंट की एसेट रिकवरी यूनिट में। उस टाइम जो शहजाद अकबर उसको हेड कर रहे थे, शहजाद अकबर ने इसके ऊपर बड़ी सूरत के साथ और बड़ी तेज़ी के साथ तहकीकात मुकम्मल करते हुए 1 महीने के अंदर वो कंप्लेंट फाइल होती है, और 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो तमाम तर तहकीकात जो एसिड रिकवरी यूनिट था उन्होंने मुकम्मल की। उन्होंने यूके से नोटराइज्ड जो है वो प्रॉपर्टीज़ की तमाम तर जो कागजात और इस डॉक्यूमेंट्स मंगवाए। फिर उसके साथ साथ उन्होंने बलोचिस्तान से काजी फायज ईसा के खिलाफ तमाम तर जो प्रॉपर्टीज थी उसकी तहकीकात की, और वो तमाम तर जो जायदादों का वो था वो निकाला। और साथ साथ इन्होंने जितनी भी जो उस टाइम जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो इनके टैक्स से रिलेटेड जितने भी मामलात थे वो इकट्ठे किए, और 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने हुकूमत ने रेफरेंस आगे भेज दिया सदर को, और सदर उस टाइम आरिफ अलवी ने रेफरेंस दायर कर दिया। फिर उसके बाद आपने देखा कि काजी फायज ईसा ने इसको कॉन्टेस्ट किया, उसका चैलेंज किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो फैसला था, और जो सुप्रीम कोर्ट का फिर फुल जो बेंच था, उसने इसकी फैसला दिया, और फिर आपने देखा कि वो कलअदम करार हुआ। उसके बाद आपने ये भी देखा कि इमरान खान ने इस हवाले से कहा कि ये हमसे गलती हुई थी, हमने इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर एक रेफरेंस दायर कर दिया था, जो कि नहीं करना चाहिए था। हमें इस्टेब्लिशमेंट के उसको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था इस्टेब्लिशमेंट के हाथों। बहरहाल वो इमरान खान ने उसको गलती तस्लीम किया। अब फिर से एक दोबारा जो है ये मैं समझता हूँ कि ये अगर कोई इस तरह की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की वो कोई तैयारी हो रही है, तो ये फिर एक गलती होगी। और अगर जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ है, तो उस हवाले से भी आपने देखा कि माजी में यही जस्टिस आमिर फारूक को पीटीआई उसका दिफा करती थी जब ये पीटीआई हुकूमत में थी, क्योंकि उस टाइम जितने भी फैसले आ रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो उस टाइम के जो हिज़्ब इख्तिलाफ या अपोजिशन की पार्टीज थी उनके खिलाफ आते थे।
तो ये रेफरेंस के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा माजी करीब में जाऊं तो आपको याद होगा कि जब जस्टिस उमर अता बंदयाल थे उस टाइम मुस्लिम लीग नून, उस टाइम JUI फे और बाकी जो जमातें थी वो जस्टिस बंदयाल के खिलाफ, उमर अता बंदयाल के खिलाफ थी। उन्होंने ना सिर्फ एहतजाज किए बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके एक प्रोटेस्ट किया गया था। और फिर ये खबरें आई थी कि जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ और उसके साथ साथ दो और जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ भी कोई रेफरेंस दायर होने जा रहा है या दायर हो चुका है। तो उस टाइम भी मैंने इस हवाले से खबर की थी कि ये पॉसिबल नहीं है कि इनके खिलाफ कोई जो है वो रेफरेंस, क्योंकि उस टाइम जस्टिस उमर अता बंदयाल के कुछ आखिरी चंद माह रह गए थे। और जो अगर आपको मैं थोड़ा सा प्रोसीजर बताऊं जो रेफरेंस के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस दायर किया जाता है, उसमें दो तरह के रेफरेंसेस होते हैं। एक होता है हुकूमत जो है वो फाइल करती है और हुकूमत जो है वो सदर को भेजती है, सदर आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस जो है वो आगे रेफर करते हैं। तो उसमें जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स ऑफ 2005 हैं, उसके मुताबिक इसके जो अरकान हैं जिसमें तीन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, दो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं सीनियर मोस्ट। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो सरबराह होते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। वो पहले जो भी रेफरेंस आता है वो उसको तीन जो सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर मोस्ट जजेस हों चीफ जस्टिस को छोड़ के उनको उनमें से किसी एक को भेज सकते हैं, या इवन जो बाकी हाई कोर्ट्स के जजेस होते हैं जो भी इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान होते हैं उनको भेज सकते हैं कि इसकी प्रीलिमिनरी जो है वो फाइंडिंग्स देख लें कि क्या ये रेफरेंस बनता भी है या फ्रिवलेस है, या जो इसमें तमाम तर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं क्या वो रेफरेंस के दायरा कार में आते भी हैं या नहीं। तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो जो जिसको भी ये तफ्तीश किया जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स के मुताबिक, वो इसकी फिर इनिशियल फाइंडिंग्स या प्रीलिमिनरी जो है वो रिपोर्ट बना के भेजते हैं चीफ जस्टिस को कि उन्होंने जो इनिशियल जो वो इसकी तहकीकात की हैं उसके मुताबिक ये रेफरेंस बनता है या नहीं बनता। तो उसके बाद फिर ये टेकअप किया जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो जो भी किसी जज के खिलाफ रेफरेंस हो। आपको याद होगा कि अगर माजी करीब में देखा जाए तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ था। उसके बाद चीफ जस्टिस जो थे काजी फायज ईसा, उन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उनको ये भेजा था कि आप इसकी जो है वो प्रीलिमिनरी इनिशियल जो रिपोर्ट है वो चेक करके और बताएं कि क्या ये रेफरेंस बनता है या नहीं बनता है। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ये तमाम तर जो हकायक थे जो रेफरेंस में बयान किए गए थे और उसके साथ साथ जो सबूत थे उनकी बुनियाद के ऊपर ये रिपोर्ट भेजी थी कि ये रेफरेंस बनता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो टेकअप किया गया था। तो पीटीआई अभी इस टाइम किसी जो चीफ जस्टिस के खिलाफ भेजते हैं या जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि इस टाइम ये दो जजेस हैं जो कि पीटीआई के टारगेट के ऊपर हैं, तो इनके खिलाफ भेजते हैं तो इनिशियली इसका फिर वही है कि चीफ जस्टिस जो है वो भेजेंगे इसको जो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुकन होगा किसी के एक के पास कि इसके आप इनिशियल वो बताएं कि क्या ये बनता है रेफरेंस या नहीं बनता। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। और अगर ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ है तो आपको पता है कि वो अक्टूबर में उन्होंने वैसे ही रिटायर हो जाना है और फिर अभी मजीद 2-3 महीने की छुट्टियां हैं आने वाली हैं जो गर्मियों की। तो अगर ये देखा जाए तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ कोई इस तरह का रेफरेंस चाहे जो भी हो वो कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। आगे ये जब ये फाइल होता है उसकी क्या मजीद वो हैं वो जो भी आएंगी तो उसके हवाले से भी आपको ज़रूर अपडेट करता रहूँगा। अब बात कर लेते हैं मुराद सईद के हवाले से कि आपने देखा है कि मुराद सईद के हवाले से पिछले कोई एक डेढ़ हफ्ता पहले एक लीक हुआ जो शिबली फराज के साथ मुबैना तौर पे कोई उनकी ट्विटर के डीएम में जो एक्सचेंज हुई, जो बातें हुई, उसके बाद फिर ये लोगों ने सवाल उठाया कि मुराद सईद आखिर है कहाँ पे। मैंने इस हवाले से पहले भी एक पूरा डिटेल प्रोग्राम किया था कि ये तमाम तर जो पीटीआई के रूपोश रहनुमा थे वो कहाँ पे हैं। जब ये हसन न्याजी भी गिरफ्तार नहीं हुए थे तो मेरी उस टाइम भी इतलात यही थी और फिर मैंने अब दोबारा से अपनी जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज से पूछा है तो वो यही बताते हैं कि ये पीटीआई के जितने भी रूपोश रहनुमा थे ये कोई भी इनमें से पाकिस्तान से बाहर नहीं गया था, क्योंकि जो एफआईए का इमिग्रेशन रिकॉर्ड है उसमें से कहीं भी कहीं किसी से भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा कि ये जो जितने भी पीटीआई के रूपोश रहनुमा थे ये कोई पाकिस्तान से बाहर इन्होंने ट्रैवल किया है या इनकी एग्जिट कोई सामने आई हो। तो ये जितने भी अराकीन थे उस टाइम भी मैंने बताया था कि ये ज़्यादातर सेटल्ड एरियाज में ही हो सकते हैं, क्योंकि ट्राइबल एरियाज या इस तरह के रिमोट एरियाज में जाएंगे तो
उसमें पकड़े जाने का ज़्यादा वो होता है, लेकिन अगर आप सेटल्ड एरियाज़ में किसी गुंजान आबाद शहर में हों, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वो आपको आइडेंटिफ़ाई करना। तो मेरी इत्तलात यही हैं कि मुराद सईद भी अभी तक जो वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, वो पाकिस्तान ही में हैं। हाँ, जो उनकी कम्युनिकेशन के हवाले से वो कहा जाता है कि एजेंसीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा हर चीज़ को वो चाहे वो डिजिटल कम्युनिकेशन हो, तो उसको डिटेक्ट करने की सलाहियत है, तो फिर अभी तक वो मुराद सईद को क्यों नहीं ढूँढ सकी? तो इस हवाले से भी मेरी जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के ज़रिए कोई इस तरह के डिजिटल कम्युनिकेशन या कोई डिजिटल गैजेट जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से उनको जो है वो पकड़ना या उनको ढूँढना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि वो पाकिस्तान से बाहर मुराद सईद नहीं गए अभी तक। इसके हवाले से जो भी कोई मज़ीद अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। अब बात कर लेते हैं प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की तरफ। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक जो पाकिस्तानी हैं वो हज और उम्रे और उसके साथ-साथ ज़ियारत और अभी जो कुर्बानी है उस हवाले से बड़े होशरुबा किस्म के इंकशाफ़ात हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोई पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी शहरी हैं हर साल उम्रे के लिए 2 अरब डॉलर खर्च करते हैं। उम्रे के जो अखराजात हैं, जो अपने साथ पैसा ले जाते हैं या ओवरऑल जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, कोई 2 अरब डॉलर के हैं। और उसके साथ-साथ जो हज के हवाले से हर साल जो पाकिस्तानी हज करने जाते हैं, उसके ऊपर जो पाकिस्तानियों के टोटल जो एक्सपेंडिचर है, 1 अरब डॉलर है। और साथ ही जो मुख्तलिफ ज़ियारात पे आपने देखा कि इराक में, ईरान में, शाम में जाते हैं जो ज़ियारात करने के हवाले से, तो उनका जो टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर है, वो कोई 50 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये कुल मिला के साढ़े 3 अरब डॉलर जो है वो ये हज, उम्रा और ज़ियारात के ऊपर खर्च होता है। और इस साल जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है पाकिस्तानियों ने कुर्बानियों के ऊपर जो खर्च किया, जो कुर्बानियाँ खरीदी गई हैं, उसके ऊपर 2.5 अरब डॉलर खर्च हुआ है। तो ये टोटल अगर 1 साल का मिलाया जाए तो साढ़े 3 और ढाई 6 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तानी ये अपने जो मज़हबी रसूमात हैं उसके ऊपर वो खर्च करते हैं। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तानियों के पास पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि जो भी बंदा उम्रे के लिए, हज के लिए या कुर्बानी करता है, वही लोग करते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा भी हो, जो कि अपने बाकी अखराजात को निकाल के ये जो एक सेविंग होती है उससे हज और उम्रा के जो है वो अदा करते हैं। तो पाकिस्तानियों के पास पैसे की कमी नहीं है, असल मसला वही है कि हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो टैक्सेस नहीं देते। अगर हुकूमत भी सहूलियात को बेहतर बनाए, जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे की जो खर्चा है जिस पे खर्च किया जाता है, वो अच्छे कोई ड्यूरेबल और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के ऊपर किया जाए, ताकि लोगों को भी लगे कि जो उनके टैक्स का पैसा है वो किसी अच्छे काम के लिए लगाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तानी भी टैक्स देंगे, और पाकिस्तान कोई ना इस हवाले से कोई गरीब मुल्क है। सिर्फ मसला वही है कि हुकूमत के ऊपर लैक ऑफ ट्रस्ट है, जिसकी वजह से लोग टैक्स नहीं देते। इस हवाले से हमें अपने टैक्स कल्चर को भी बेहतर बनाना होगा, अपनी गवर्नेंस को हुकूमत को चाहिए कि वो भी बेहतर बनाए, और उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं या हुकूमत जो अखराजात है, अपने जो अखराजात हैं सरकारी, वो कम करके आवाम की फलाह व बहबूद के लिए जब तक ये नहीं करेंगे, तो तब तक शायद लोग भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे और टैक्स भी नहीं देंगे। तो पाकिस्तान में रिसोर्सेज की, पाकिस्तान में जो लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, मसला वही है कि हुकूमत के ऊपर एतबार नहीं होता। उम्मीद है आज का प्रोग्राम ये आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह